हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों क्या कर रहे थे हम लास्ट टाइम? आज क्या है? एक्सरसाइज 3A के बी पार्ट की डिस्कशन है, इज इट? एक सेकंड। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको क्या देखना है? हम ये कैसे चेक करते हैं कि कैसा पाथ होगा? आप ये देखोगे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कितना एंगल बन रहा है। देखो, एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट। आप मतलब VCM निकाल लो, ACM निकाल लो, वो दोनों पैरेलल आ जाएंगे एक दूसरे के। तो उससे पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन पाथ है। राइट, आगे। थर्ड क्वेश्चन में सेंटर ऑफ मास को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कोलिजन से। एक 13th क्वेश्चन था जो मैंने डिस्कस करना था, है ना? अ, तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स। दोनों की वेलोसिटीज दी हुई हैं।
तो बच्चों एक तो इस क्वेश्चन में ना ये क्लियर नहीं हो रहा कोलिजन से रिलेटेड, कोलिजन होगा नहीं होगा क्या होगा, राइट? तो बच्चों 1 मिनट के लिए अगर हम ये मानते हैं अ, कि दोनों स्टिक कर गए आपस में, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि द पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। तो क्या आंसर आएगा बताओ? तो आप कैसे करोगे? बोलो भाई। हाँ मतलब मोमेंटम तो कंजर्व हो जाएगा, इसके अलावा जो आप लोगों ने आंसर निकाला है 115, वो किस तरह से निकाला है ये बताओ पहले चलो। क्या ऐसा कुछ किया है कि पहले तो ये निकाल लिया कि किस हाइट पे वो कोलाइड करेंगे, राइट? चलो मान लो वो एक हाइट निकाल ली, फिर उसके आगे इसके आगे क्या किया बच्चों? पहले तो ये हाइट निकाल ली एच जहाँ पे वो कोलाइड किए, फिर क्या क्या इनिशियल क्या क्या ऐड किया?
इनिशियल हाइट 60 आ गई सेंटर ऑफ मास की, यस। फिर उसके आगे क्या किया? हाँ, मैसेजेस करन यहीं पे करना है। उसमें क्या ऐड किया? नहीं मतलब 60 पे तो आ गया सेंटर ऑफ मास, उससे कितना ऊपर गया ये कैसे निकाला? क्या ये कि 60 पे आपने सीएम की वेलोसिटी निकाल ली और सीएम की एक्सेलरेशन हमें पता था कि जी होगी नीचे को, तो मतलब हमने एक तरह से h प्लस यू स्क्वायर बाई 2g कर दिया, राइट? इसी से बनता है बच्चों ये ए ऑप्शन। ओके, बताओ इसमें गड़बड़ क्या है? इसमें क्या गड़बड़ है बच्चों इस आंसर में? इस आंसर में ये गड़बड़ है कि जब आपने ये निकाला, सेंटर आपने सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जी मान ली। अब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन जी तो तब तक है ना जब तक दोनों पार्टिकल्स हवा में। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब जो आपने ये हाइट निकाली उससे पहले ही कोई एक पार्टिकल जमीन पे पहुंच गया हो? इजंट इट बच्चों? हाँ, अगर हम ये मानते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है दोनों के बीच में, दोनों चिपक गए, फिर ठीक है, फिर तो ये हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तब तो आ जाएगा, बट जैसे कि वो दिया नहीं हुआ, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है? ये समझ रहे हो बच्चों बात? अगर तो हम यही मान लेंगे कि स्टिक कर गए फिर तो ठीक है, फिर तो हमें पता है कि उस पॉइंट से भी वो ऊपर कोई जाएगा, तो फिर तो निकल आएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चलो एक केस तो ये हो गया। अब मान लो हम एक दूसरा केस मानते हैं लेटस से, जहां पे हम कहते हैं कि उनमें कोई कोलिजन हो ही नहीं रहा, मतलब ये थोड़ा सा साइड साइड पे है, फिर क्या होगा? जो केस समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मान लो
दोनों एक दूसरे से टकराए ही नहीं, मतलब ए और बी का अलग अलग पाथ है। तब कब हाईएस्ट आएगा? बताओ भाई, निकालो। अगर मान लो, फिर से मैं कह रहा हूँ कि मान लो कोलिजन हो ही नहीं रहा ए और बी में, फिर सेंटर ऑफ मास की हाईएस्ट पोजीशन क्या बनेगी? हाँ, ये हम मान रहे हैं कि ग्राउंड के साथ वो आके रुक गया, बी। क्या फिर 2000/3 आ जाता है बच्चों? ठीक है, तो मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, वी कांट हेल्प इट, बट आपको पता होना चाहिए कि किस केस में आंसर 115.5 आएगा, किस केस में 2000/3 आएगा, राइट? सेकंड केस में तो ये होगा ना, जब तक ए ऊपर जाता जाएगा तब तक सेंटर ऑफ मास की हाइट बढ़ती जाएगी, राइट? अगर हम दोनों को अलग अलग मानते हैं तो बच्चों समझो इस बात को, बी सेंटर ऑफ मास को नीचे लेके आ रहा है, ए सेंटर ऑफ मास को ऊपर लेके जा रहा है, बट क्योंकि ए की वेलोसिटी ज्यादा है, तो कुछ देर बाद एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी ना जब बी तो हवा में आ गया और ए अपनी कुछ मैक्सिमम हाइट पे होगा। बी तो पहले ही आ जाएगा जमीन पे। मैंने ये नहीं कहा कि इकट्ठे आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बी तो पहले ही आ जाएगा जमीन पे और ए उसके कुछ देर बाद जाके अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। तो जब ए मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उस इंस्टेंट पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो हाईएस्ट होएगी, इजंट इट? सोच लो बच्चों एक बार दोबारा। ठीक है, और बच्चों? और कोई क्वेश्चन?
तो 9th क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि बस के फ्रैगमेंट्स तो ग्राउंड पे पहुंच गए तो उनकी एक्सेलरेशन तो जीरो हो गई, तो n माइनस के की एक्सेलरेशन g बचेगी। तो आपके न्यूमरेटर में क्या आएगा, n माइनस के इंटू जी प्लस के इंटू जीरो ही हो जाएगा, अपॉन नीचे टोटल n आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बचो। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें जो आप कह रहे हो। 19th क्वेश्चन, इसमें बस वही करना है, स्टैंडर्ड केस है। डिस्टेंस वॉक बाय मैन रिलेटिव टू आइस पूछा है, मतलब उसकी अर्थ फ्रेम डिस्प्लेसमेंट पूछी है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता है उसकी कि 5 है, अर्थ फ्रेम आप निकाल लोगे। क्या डाउट है 19th में, बताओ मुझे। आइस रिलेटिव टू आइस का मतलब है अर्थ फ्रेम में पूछा है। और कोई क्वेश्चन बचो। बाकी तो डन है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वो इशू तो अभी भी चल रहा है, कुछ ठीक नहीं हुआ है। रोहित सर वाली क्लास में ठीक चलता है। पता नहीं, मेरा तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी डिस्कनेक्ट होता रहता है बीच में। मतलब वो बहुत अजीब सा है। मतलब अगर आप जूम के ही व्हाइट बोर्ड पे लिखो तो ठीक चलता है। अगर आप कोई मतलब जैसे मैं वन नोट खोलता हूँ, इसमें थोड़ी देर बाद डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो आज मैंने मतलब वैसे इसको वन नोट को भी रीइंस्टॉल किया। ओके, लेट्स सी कैसा चलता है। राइट। तो बच्चों जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था हम क्यों सारा कुछ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम हर पॉइंट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता पाए। राइट। फाइनल एम ये है हमारा कि एक बॉडी पे अलग अलग जगह पे फोर्सेस लग रही हो, और
और उन फोर्सेस के कारण हम बॉडी के हर पॉइंट की वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल पाए, राइट। तो हमने बच्चों लास्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ ली थी, आपको याद होगा कि किसी भी बॉडी के लिए ओमेगा जो होता है वो सेम होता है, राइट। तो ओमेगा और अल्फा सेम होते हैं, वी और ए चेंज हो सकते हैं। क्या बच्चों यहां तक बात क्लियर है? ओके। तो बच्चों ये जो मैं कराने लगा हूं ये एज सच कोई डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, बट इसी से ही समझ आएगा कि ये क्वांटिटीज सारी बनी कैसे हैं जो हमने आगे पढ़नी है, और सेंटर ऑफ मास की इंपॉर्टेंस भी हमें समझ आएगी। तो इसको बहुत मतलब ध्यान से समझना। तो बच्चों जैसे मान लो ये अपना ऐसे ओरिजिन हो गया, एक कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनमें से कुछ के ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि सब पे लगे, कुछ पॉइंट्स के ऊपर कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही होंगी, ठीक है। तो बच्चों अभी हमारा प्रेजेंटली एम ये है, हमें पता है कि हम ए सी एम तो निकाल ही सकते हैं, वो तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि वो एफ नेट अपॉन एम कर देंगे तो ए सी एम निकल आएगा, राइट। सो द प्रेजेंट एम इज टू फाइंड अल्फा। तो हम बच्चों समझते हैं हम अल्फा क्यों ढूंढना चाहते हैं। अगर अल्फा आ गया तो उससे ओमेगा आ सकता है, हाँ ना बोलो भाई। करेक्ट। या चलो अल्फा की टर्म्स में ही बात करते हैं। अगर हमारे पास अल्फा आ गया तो हमारे पास एक पॉइंट की एक्सेलरेशन तो है और हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ गई अल्फा, राइट। तो उससे हमारे पास बॉडी की किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी आ गई जो कि सीएम हुआ, एंड बॉडी का ओमेगा आ गया। तो जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था कि अगर हमारे पास किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी हो एंड ओमेगा हो तो क्या हम बॉडी के किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं, राइट बच्चों। तो बस फिर हमारा काम बन जाएगा, तो हम अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अप्रोच समवॉट वही है, हमने बॉडी को अलग अलग मासेस में ब्रेक कर दिया,
ठीक है जी। अब मैं बच्चों एक कोई भी पॉइंट पी ले रहा हूं, ठीक है, बॉडी के ऊपर। इस पॉइंट पी की कोई खासियत नहीं है, इट्स अ नॉर्मल पॉइंट जस्ट लाइक एनी अदर पॉइंट। वो जब रिजल्ट आएगा हम तब उस पॉइंट पी की कोई इंपॉर्टेंस बनाएंगे। अभी इस पॉइंट पी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आई कैन राइट F1 is equal to M1 into A1, right? Now can I write acceleration of 1 as acceleration of 1 with respect to some point P plus acceleration of P? ठीक है। अब बच्चों अब हमें थोड़े से वेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे। P के हिसाब से 1 पॉइंट कुछ यहाँ पे, ठीक है, तो जिसका डिस्टेंस हम लिख देते हैं एज R1P, ठीक है। अब P को क्या लग रहा होगा 1 के बारे में? बोलो भाई। पॉइंट P को पॉइंट 1 के बारे में बच्चों क्या लग रहा होगा? कि भाई पॉइंट 1 उसके अबाउट सर्कुलर मोशन में, है ना? P को तो यही लग रहा होगा ना कि 1 उसके अराउंड सर्कुलर मोशन में। तो what will be acceleration of 1 with respect to P? उसको कौन कौन सी एक्सेलरेशंस नजर आ रही होंगी? एक तो अल्फा आर वाली और एक ओमेगा स्क्वायर आर वाली। तो कैन आई राइट इट एज वेक्टर फॉर्म में अल्फा क्रॉस R1P माइनस ओमेगा स्क्वायर R1P।
देखो भी ध्यान से। नहीं, चाहे ट्रांसलेशन भी हो रही है, मैंने ये नहीं कहा कि ट्रांसलेशन नहीं हो रही, बट पॉइंट पी को तो ऐसा ही दिखेगा ना कि वन उसके अबाउट सर्कल में जा रहा है। यस, बॉडी के ऊपर अगर एक कोई भी पॉइंट है, उसको दूसरा पॉइंट सर्कुलर मोशन में ही लगता है, एक्सेप्ट फॉर द केस जब बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रही हो, उसके अलावा। ये हमने बात की थी ना, जो मैंने आपको एक वो रॉड वाला एग्जांपल दिया था, कि हर पॉइंट को ऐसा ही लग रहा होता है कि दूसरा पॉइंट उसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है। एक बार सोच लो इसके बारे में, और ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसके बारे में सोच लो। तो बॉडी के ऊपर हर पॉइंट को ऐसा लगता है कि दूसरा पॉइंट उसके अबाउट सर्कल में मूव कर रहा है। तो पॉइंट पी को भी ऐसा ही लगेगा कि पॉइंट वन जो है वो उसके अबाउट सर्कल में मूव कर रहा है। बोलो भाई। मेडिकल वाले बच्चों, अगर अभी आप साथ में यूट्यूब भी चला के रख लो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू। ठीक है। ये ये मान लो ये सब फारसी है, ये हम ही फालतू में पढ़ते रहते हैं नॉन मेड वाले। ठीक है। तो तो अब मैंने दो कंपोनेंट्स लिखे हैं, एक टेंजेंशियल अल्फा क्रॉस आर, और एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल में मैंने माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि वो R1P है जो वेक्टर, वो किधर को होगा? R1P वेक्टर तो ये वाला है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पी। और जो एक्सेलरेशन है वो उल्टी है, टुवर्ड्स पी है। नहीं, लेफ्ट साइड पे A1 नहीं आएगा, A1P आएगा। हम तो P के हिसाब से लिख रहे हैं ना वन की एक्सेलरेशन। P को ऐसा लग रहा है कि भाई वन उसके अबाउट सर्कल में घूम रहा है, इसीलिए तो हम ये इस तरह लिख पाए टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल वाली टर्म्स। इजंट इट? ओके। तो तो इससे देखो बच्चों क्या बन गया हमारे पास, कि F1
इज इक्वल टू m1 इंटू अल्फा क्रॉस r1p माइनस ओमेगा स्क्वायर r1p प्लस ap, राइट? अब बच्चों व्हाट इज r1p वेक्टर? r1p वेक्टर इज नथिंग बट r1 वेक्टर माइनस rp वेक्टर. ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, देखते हैं हमने इसको यूज करना है कि नहीं करना. ओके okay. अब बच्चों सिमिलरली मैं मतलब अगर कोई और पॉइंट के लिए भी लिखूंगा तो उसके लिए बन जाएगा f2 इज इक्वल टू m2 अल्फा क्रॉस r2p माइनस ओमेगा स्क्वायर. राइट? तो भाई अब जो हम इक्वेशंस लिख रहे हैं उनमें अल्फा आ तो रहा है, बट ये अल्फा निकालना एज सीधा तो निकालना बहुत मुश्किल है ना? ओके okay. बोलते जाओ भाई यस नो. ये थोड़ी मतलब खतरनाक सी है डेरिवेशन, मुझे थोड़ी मोटिवेशन दो कि मैं करा दूं. ओके okay. तो अब बच्चों हम क्या करते हैं, वी प्री मल्टीप्लाई विद मैं आई लिख रहा हूं RIP वेक्टर. मतलब मेरे पास बन गया R1p क्रॉस F1 इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स को बच्चों अलग अलग करके लिख देते हैं, m1 इंटू R1p क्रॉस अल्फा क्रॉस R1p माइनस ओमेगा स्क्वायर R1p क्रॉस R1p m1 भी आएगा इसके साथ, प्लस m1 R1p क्रॉस AP. ठीक है जी. देखो भाई ये समझ आ रहा है स्टेप? तो अल्फा इज अगेन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी.
हम अल्फा ये नहीं कहेंगे कि पी के रिस्पेक्ट में है या वन के रिस्पेक्ट में है। अल्फा तो पूरी बॉडी के लिए है, तो वो हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी यही सेम बनेगा। राइट, अल्फा और ओमेगा तो एक ही होते हैं किसी भी बॉडी के लिए। ओके, तो बच्चा आप देख सकते हो कि एटलीस्ट एक टर्म तो गई, है ना। जो ये बीच वाली टर्म है, ये तो आर क्रॉस आर बन गया, ये तो जीरो बन गया। So we get R1P cross F1 is equal to M1 into R1P cross alpha cross R1P plus M1 R1P cross A। ठीक है जी। तो अब बच्चों फिलहाल हमें बहुत ज्यादा क्रॉस प्रोडक्ट तो आता नहीं है, जैसे फर्स्ट टर्म में आप देख सकते हो कि दो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इसको हम फिजिकली देख लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो, हम एक मिनट के लिए ये मान लें कि अल्फा इधर है, ठीक है। या चलो मैं आपको अलग फिगर में ही दिखा देता हूँ। भाई ये पॉइंट पी है, ये हमारा R1P वेक्टर बन गया, ये पॉइंट वन है। लेट से अल्फा जो है वो क्लॉकवाइज है। बताओ अल्फा क्रॉस R1P किधर को बनेगा बच्चों? गया। अब मैंने ये नीचे कि मतलब जूम से ही कोई लिंक है, जनरली वन नोट चलाओ तो भी बंद हो जाएगा। हाँ जी। बताओ अल्फा क्रॉस R1P किधर को आएगा बच्चों? करो जरा राइट हैंड से अल्फा क्रॉस आर, देखो किधर को आ रहा है। अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लेनी है? इनटू द प्लेन लेनी है ना। अल्फा क्रॉस आर तो आपको वैसे ही पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। तो ये बन जाएगा अपना अल्फा क्रॉस आर, जो कि हमें मैग्नीट्यूड वाइज पता है। डायरेक्शन तो हमने दिखाई दी, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो तो सीधा अल्फा टाइम्स R1P हो जाएगा। क्यों?
ये अल्फा और आर के बीच में तो एंगल 90 है। यार ये नहीं होना चाहिए था अब इस टाइम पे। हाँ भाई देख लो बट इतने में फिर उड़ जाए। ये अल्फा क्रॉस आर की बच्चों डायरेक्शन समझ आ गई आपको और मैग्नीट्यूड। अल्फा क्रॉस आर तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही होती है, ये तो हमें पता ही है, राइट। और मैग्नीट्यूड सीधा मैंने कैसे लिख दिया, अल्फा इंटू R1P। क्योंकि अल्फा वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री हो गया ना। अल्फा वेक्टर आउट ऑफ प्लेन है एंड आर वेक्टर इन द प्लेन है। ठीक है। अब सोचो, जब आप R1P वेक्टर क्रॉस ये ब्लू वाला वेक्टर करोगे तो वो किधर को आएगा। ये सोच पा रहे हैं हर कोई कि जब हम R1P वेक्टर क्रॉस ब्लू वाला वेक्टर करेंगे तो वो डायरेक्शन कौन सी बन रही है, इनटू द प्लेन ही बन रही है, जो कि अल्फा वेक्टर की डायरेक्शन थी। हाँ जी। अब तो आ रहा होगा शेयर कि नहीं। सर कटा हुआ आ रहा है, मतलब पूरा नहीं आ रहा। अच्छा ये क्या है। हम्म। अब ये बहुत ही देसी तरीके से करना पड़ेगा। यस तो बताओ भाई, क्या सबको ये समझ आ रहा है कि ये जो R1P क्रॉस अल्फा क्रॉस R1P बनेगा, इसकी जो डायरेक्शन बनेगी
वो तो अल्फा वेक्टर वाली डायरेक्शन ही बनेगी। ओके, और मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बच्चों? जब हमने ये वाले दो का तो देख लिया था कि जो मैग्नीट्यूड बन रहा है वो अल्फा इंटू आर बन रहा है। अब जब हम इसका आर वन पी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनके बीच में भी तो एंगल 90 है, राइट? तो दिस विल बी नथिंग बट आर वन पी स्क्वायर अल्फा वेक्टर। देखो भाई सारे, यस चाहिए मुझे बहुत सारे, तभी आगे बढ़ूंगा मैं, नहीं तो डाउट पूछो। नहीं करण नूर, वो एक ही यस काउंट होगा। ठीक है जी। ओके, तो अब क्या बन गया हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड पे आर वन पी क्रॉस एफ वन इज इक्वल टू एम वन आर वन पी स्क्वायर अल्फा वेक्टर। तो आप ये समझ रहे होगे बच्चों, इससे आइडिया लग रहा है कि आपको कि अल्फा वेक्टर हमारे पास अलग हो गया अब। पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में फंसा हुआ था, इसलिए हमने इसको आर वन पी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था। हाँ, अब जो हमारी प्रॉब्लम ये है वो ये है कि अब और भी कई सारी टर्म्स हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम आर टू पी क्रॉस एफ टू हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? एम टू आर टू पी स्क्वायर अल्फा वेक्टर प्लस एम टू आर टू पी वेक्टर क्रॉस ए पी। करेक्ट? नाउ if we add all these terms, ये ना एक्चुअली डेरिवेशन ना कहीं किसी बुक में नहीं है। तो मैंने इस बार सोचा था कि नॉर्मली क्या होता था, हमेशा क्लास में लिखवा दी फिर बोर्ड से रब हो गई खत्म। तो मैंने इस बार सोचा था कि हाँ, तुम्हें जब कराऊंगा तो पूरी नोट करके ना इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख लूंगा आगे के लिए, जब भी किसी के साथ शेयर करनी हो। बट किस्मत में है नहीं। तो अब बच्चों आप देखो ना, मतलब ऑब्वियसली एडवांस्ड इंजीनियरिंग वगैरह वाली बुक्स में होंगी कहीं पे डेरिवेशन, अपने लेवल वाली किसी बुक पे नहीं है।
मतलब मैं आपको भी दिखाऊंगा, वहां पे सीधा रिजल्ट लिखा होता है ना। तो हाँ, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपको ऐसा इस डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, बट हम तो ये देख रहे हैं कि इस डेरिवेशन से कैसे सारा कुछ बन जाएगा जो हमने आगे पढ़ना है। ओके, तो अब देखो बच्चों, ये मैं रब कर रहा हूँ। अब देखो हम, मान लो लेफ्ट हैंड साइड वाली, अब हम ऐड कर देते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो व्हाट डू वी गेट? ऑन लेफ्ट हैंड साइड वी गेट summation of आर आई पी क्रॉस एफ आई। राइट हैंड साइड पे जो पहली टर्म बनेगी वो बन रही है समेशन ऑफ एम आई आर आई पी स्क्वायर अल्फा वेक्टर। और जो तीसरी टर्म बन रही थी वो क्या बन रही है? समेशन ऑफ एम आई आर आई पी क्रॉस ए पी। देखो भाई, ठीक है, तो अब बस हमें तीसरी टर्म तंग कर रही है ना। ये पता नहीं कौन सा पॉइंट पी फंसा हुआ है बीच में, और उसकी एक्सेलरेशन भी पता होगी, और ये अजीब सी समेशन करनी पड़ेगी, तो जाके सॉल्व होएगी तीसरी टर्म, है ना। तो अब बच्चों देखो बड़े ध्यान से, हम क्या ट्रिक प्ले करते हैं। मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये कि मैं ए पी को जीरो ले लूं, right? तो आपको ख्याल होगा, पी पॉइंट हमने खुद से चूज किया था। ठीक है, तो एक सिचुएशन तो ये बन सकती है कि मान लो मेरे को जो भी सिचुएशन दी हुई है उसको देखकर पता चल रहा हो कोई ऐसा पॉइंट जिसकी एक्सेलरेशन जीरो है, फिर तो मुझे अपना पॉइंट पी वो वाला पॉइंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ए पी जीरो हो गया तो तीसरी वाली टर्म उड़ गई, है ना। जो कि ऑफ कोर्स आप समझ सकते हो कि हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो हुई, वो तो कुछ केसेस में आएगा, कुछ केसेस में आएगा ही नहीं। बच्चों कोई सिचुएशन इमेजिन करके देखो जहां पे कुछ अजीब सी मोशन हो रही है, स्टिल आपको पता है कोई एक पॉइंट जिसकी एक्सेलरेशन जीरो है। कोई सोच पा रहे हो ऐसा केस कि भाई वैसे तो मोशन कुछ अजीब सी है, कॉम्प्लिकेटेड सी है, लेकिन स्टिल हमें कोई एक पॉइंट मिल गया जिसकी एक्सेलरेशन हमें पता है कि जीरो है। मान लो बच्चों ऐसा केस हो
ये ऐसे एक रॉड है, ये हिंज्ड है टॉप मोस्ट पॉइंट के अबाउट, और ये रॉड ऐसे ऑसिलेट कर रही है। तो क्या रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है? ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास भी ऑसिलेट कर रहा होगा, है ना, आगे पीछे हो रहा होगा। क्या अब इस केस में आपको कोई रॉड का पॉइंट पता है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो ही है? पक्का? टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, ऑब्वियसली। भाई ये पॉइंट तो अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन तो पक्का ही जीरो है ना। ऐसे ही मान लो फैन है आपके घर पे, फैन गोल घूम रहा है, तो अलग अलग पॉइंट्स की अलग अलग वेलोसिटीज होंगी, एक्सेलरेशन होंगी। व्हाट अबाउट द पॉइंट एट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द फैन? वो पॉइंट तो रेस्ट पे है। ठीक है। तो कई बार हमें सिचुएशंस में ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है। ठीक है। और आप जैसे इन दो एग्जांपल से देख सकते हो, ऐसा पॉइंट जनरली कौन सा पॉइंट होता है? हिंज पॉइंट, राइट, जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है। समझ रहे हो बच्चों? ओके। अब बच्चों मैं दूसरी कंडीशन लेता हूं कि अगर मैं पॉइंट पी जो है वो सीएम ले लूं, तो मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि ये जो सेकंड वाली टर्म है उसका क्या बनेगा? अगर पॉइंट पी सेंटर ऑफ मास होगा तो ये सेकंड वाली टर्म क्या बन जाएगी? अगर तो हमने देख लिया फर्स्ट केस, तो ये था कि अगर पॉइंट पी की एक्सेलरेशन जीरो, तो ऑब्वियसली वो टर्म खत्म हो गई। अब मुझे बताओ कि अगर पॉइंट पी सेंटर ऑफ मास होगा तो उस टर्म को क्या होगा? एक तो चलो ऑब्वियसली उससे आपको एपी पता चल गया कि वो एफ नेट अपॉन मास हो गया, बट वो समेशन वाली टर्म को देखो, उसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हो आप? ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो भाई। अगर ये नहीं दिखा बता पा रहे तो इसका मतलब नहीं समझ आया हुआ है चैप्टर। समेशन वाली टर्म को ध्यान से देखो। मैं तीसरी टर्म की बात कर रहा हूँ जो जिसको हम एडजस्ट करना चाह रहे हैं। करो भाई ध्यान से, मुझे और आंसर चाहिए। लुक एट दिस टर्म केयरफुली। और कुछ मत देखो, सिर्फ इस समेशन को देखो। क्या ऐसी कोई समेशन आपने पहले की हुई है?
तो सोचो, अब हम कह रहे हैं कि हमने पॉइंट पी को ही सेंटर ऑफ मास ले लिया, तो फिर ये समेशन क्या होगी? चलो लास्ट 2 मिनट्स दे रहा हूँ मैं, फिर बता रहा हूँ। भाई ये टर्म क्या कह रही है? दिस टर्म इज नथिंग बट m into rcm with respect to p, isn't it? cm का फॉर्मूला यही होता है ना, समेशन एम आई आर आई अपॉन समेशन एम। तो अब हम कह रहे हैं कि p को ही cm ले लो, तो व्हाट विल बी आर सी एम विद रिस्पेक्ट टू सी एम? जीरो। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो फॉर बोथ द केसेस, चाहे आपका पॉइंट P जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट हो या एक हिंज पॉइंट हो, चाहे आपका पॉइंट P जो है वो सेंटर ऑफ मास हो, ठीक है, दोनों ही केसेस में आपकी जो ये राइट वाली टर्म है, सेकंड वाली, ये टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हमारा रिजल्ट क्या बन गया? तो हमें ये कहना है अब कि भाई मान लो कोई बॉडी है, इसके अलग अलग पॉइंट्स पे कुछ अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। हम इस बॉडी के ऊपर एक पॉइंट पी लेंगे, इस पॉइंट पी से हम ये जो इस बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स हैं, उन सब के पोजीशन वेक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये करने पर व्हाट वी विल गेट इज, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, समेशन ऑफ आर आई पी क्रॉस
एफ आई, एंड राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, समेशन ऑफ एम आई आर आई पी स्क्वायर इंटू अल्फा वेक्टर। तो बस कंडीशन क्या है अब यहाँ पे इसको अप्लाई करने के लिए, ये जो आपका पॉइंट पी है या तो वो फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए या सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ठीक है जी। तो बच्चों ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म होती है, समेशन ऑफ आर आई पी क्रॉस एफ आई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हमने नाम दे दिया टॉर्क। ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है, समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, इसको हम कहते हैं एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क को डिनोट करते हैं हम विद द सिंबल टाउ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं हम विद द सिंबल आई। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि टॉर्क अबाउट अ पॉइंट P is equal to moment of inertia about that point P into alpha vector। तो ये रिजल्ट डिराइव करने के लिए हमने आज वाली सारी कहानी की थी। ठीक है, तो इन द कमिंग क्लासेस हम देखेंगे कि कैसे हम इंडिविजुअली, पहले हम देखेंगे कि टॉर्क कैसे निकालते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं बॉडीज का, और फिर ऑब्वियसली ये रिजल्ट अप्लाई करके हम अल्फा निकाल पाएंगे। बट अल्फा निकालने के लिए हमें ये दो क्वांटिटीज का यूज करना पड़ता है, वन इज टॉर्क एंड वन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों ये इक्वेशन को हम एक तरह से कहते हैं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ का इक्विवेलेंट है। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ से हमारे पास ए निकलता है, राइट? इस इक्वेशन से हमारे पास अल्फा निकलता है। समझ आ गया बच्चों? तो अभी ये सारा कुछ हम करेंगे कि फिजिकली टॉर्क का क्या मीनिंग निकलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या मीनिंग निकलेगा, एंड सो ऑन। राइट, अभी तो हमने ये बता दिया कि भाई अल्फा निकालने के लिए आपको ये क्वांटिटीज बनानी पड़ेंगी। अब हम इनको फिजिकल मीनिंग दे देंगे। ठीक है, तो बच्चों मतलब ये एक बार इसको दोबारा गो थ्रू करना। वो समेशन वाली टर्म देखो क्यों जीरो हो रही है, क्योंकि वो समेशन जो थी वो फॉर्मूला ही आरसीएम का था। तो इफेक्टिवली हम ये कह रहे हैं कि सीएम पे जाके ही आप आरसीएम निकाल रहे हो, तो वो तो जीरो ही आ जाएगा। तो बच्चों होता क्या है, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था कि बुक्स में क्या होगा कि सीधा बस ऐसे मतलब ऐसे दिया होता है कि हाँ भाई टॉर्क ये होती है, समेशन आर आई क्रॉस एफ आई। फिर दिया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होता है, एंड
सीधा लिख देते हैं बस विदाउट एनी प्रूफ कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बट जैसा कि अब आप इतने चैप्टर्स में से देखते आ रहे हो कि पहले एक रिजल्ट बनता है, फिर उसके आसपास वाली जो क्वांटिटीज होती हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी राइट हैंड साइड, उनको हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं, राइट? तो दीज आर ऑल क्वांटिटीज मेड बाय अस। हमने बनाया है टॉर्क को आर क्रॉस एफ, हमने बनाया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समेशन एम आई आर आई स्क्वायर, सो दैट उनको जब हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, उससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू निकल आए। क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? ठीक है, चलो। तो बच्चों बहुत देर से आज चल रही है आपकी, कोई होमवर्क नहीं मिल रहा है आपको? अच्छा नहीं, इस संडे आपका टेस्ट नहीं है ड्यू टू स्कूल एग्जाम्स, तो ये अभी एक्स्ट्रा एश चल रही है अभी। बस अगली क्लास से आपका सब कोटा पूरा हो जाएगा। ठीक है। अरे वो क्या कह रहे हो, वेडनेसडे का क्या टाइमिंग क्लैश कर रहा है? क्लास का, स्कूल एग्जाम्स का? यस सर, हमारा एग्जाम मतलब 3 to 5 PM है कौन और सी क्लास का केमिस्ट्री टाइम की क्लैश क्लास कर रहा भी है? है। मेरी क्लास का? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की आपने करवाई नहीं रात को? फिर हमने कहा तो था धीरे सर को, मतलब पोस्टपोन का पता नहीं। अभी है ना बच्चों आज क्लास धीरज सर की? सर आज नहीं है। अच्छा आज नहीं है। आ, अच्छा कल ही है। तो मतलब मैं चेंज कराऊं उसका टाइम बच्चों, कल वाली क्लास का? यस सर। यस सर, 25th का भी है हमारा, उस दिन भी है केमिस्ट्री की क्लास। बोलो भाई। दोनों टाइमिंग 23 और केमिस्ट्री। 25 को। रात को रख दें धीरज सर वाली क्लास का टाइम? यस सर बस। ठीक है, चलो ठीक है, मैं मैसेज करवाता हूँ आपको, ठीक है? चलो, ओके, बाय। नहीं अर्ली मॉर्निंग नहीं होगी, धीरज सर नहीं उठते अर्ली मॉर्निंग, मैं भी नहीं उठता। चलो ओके बच्चों, धीरज सर ही बताएंगे, वो मैसेज कर देंगे अपने आप।